छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की सड़क अब आपको दिखाते हैं। रात में सड़क बनी, सुबह कैसे उखड़ गई, देखिए आप। क्या ऐसे होगी हाईवे की मरम्मत? रात में सड़क बनी और सुबह उखड़ गई। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से आई हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। शहर से गुजरने वाले हाईवे NH 43 की मरम्मत का काम चल रहा है। करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से इस मरम्मत में आने वाली है, लेकिन यह पैसा जा कहां रहा है, यह आप तस्वीरों में देख सकते हैं। रात में सड़क बनी है, फिर से दोहरा देता हूं, और सुबह भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। सुबह जब नगर निगम के कर्मचारी आए तो सड़क उखड़ी पड़ी थी, इसलिए नगर निगम की कचरा उठाने वाली गाड़ी में मलबा को भरा गया। सवाल यह है कि जनता के पैसे को अपनी जेब में डालने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? सवाल यह भी है कि क्या इस बंदर बाट में नेशनल हाईवे के अधिकारी भी मिले हुए हैं? अब आपको मैं ये तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। ये अंबिकापुर की तस्वीरें। रात में सड़क बनाई जाती है और सुबह सड़क गायब हो जाती है। ये देखिए, इसकी मरम्मत चल रही है। NH 43 हैरान करने वाली। और ये सुबह की तस्वीरें देखिए, चौंकाने वाली तस्वीरें। ये सरकारी गैर जिम्मेदारी का खुला उदाहरण है। आपकी आंख के सामने रात में सड़क बनी थी और अभी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सुबह की। अंबिकापुर कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, छत्तीसगढ़ का जाना माना शहर है। वहां की यह दुर्गति। किसको दिया गया था ठेका यह सड़क बनाने का? कौन है इसका जिम्मेदार? हमारे आपके पैसे खर्च होते हैं इसमें। जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, टैक्स के पैसे। 6 करोड़ की लागत से सड़क आप बनाते हैं, रात में सड़क बनती है, सुबह यह दुर्गति। सरकारी नाकामी का इससे बड़ा उदाहरण हाल फिलहाल देखने को नहीं मिला है। यह देखिए, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का ही काम होगा, जिम्मेदारी बनती है। आखिर कौन जिम्मेदार था? किसको ठेका दिया? किसकी मिलीभगत थी? यही सवाल हम खड़ा कर रहे हैं। यह करप्शन का जीता जाता उदाहरण है। एबीपी न्यूज अब कुछ सवाल खड़े करना चाहता है। सड़क का बुरा हाल, एबीपी न्यूज इस पर अब सवाल कर रहा है। रात में सड़क बनी, सुबह कैसे उखड़ गई? जनता का पैसा पानी में क्यों बहाया जा रहा है? सड़क बनाने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई आखिर कब होगी? नेशनल हाईवे के अधिकारियों की आंख बंद क्यों है? क्या ठेकेदार से मिले हुए हैं नेशनल हाईवे के अधिकारी? छत्तीसगढ़ शासन में यहाँ से 3 मंत्री बने हैं। 14 में 14 सीट आने पर भी विकास जीरो। मोदी का नाम मिट्टी में जो है मिला दिया लोग पूरा। 14 विधायक, 1 सांसद सिर्फ मोदी के नाम पर ही मिला है। यहाँ के जो है ना, जो 14 विधायक के फेस पर नहीं मिला है, सिर्फ मोदी के नाम पे मिला है कि विकास होगा, लेकिन विकास जीरो हो रहा है। विकास कहाँ हो रहा है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, सरगुजा वालों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। चाहते हैं कि भाई यहाँ के जो है ना, जो मतलब सांसद विधायक ध्यान दें। उन लोग फोटो खिंचाते हैं, फेसबुक में वीडियो डालते हैं। इन लोग केवल मरनी में जाएंगे, जीनी में जाएंगे, फीता काटने जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना है इनको। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अंबिकापुर की तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से रात को सड़क बनाई जाती है और अगले दिन सुबह पूरी की पूरी सड़क ही गायब है। और आप देखिए लोगों में आक्रोश, किस तरह से लोग सवाल उठा रहे थे कि वहां पर कितने विधायक चुन करके आए हैं जिनमें से कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आखिर किसको ठेका दिया गया था? विनीत पाठक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी अंबिकापुर से जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं विनीत, ये तो बड़ा सवाल प्रशासन पर खड़ा करता है। किसकी जिम्मेदारी और कब कार्रवाई होगी इसमें? जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन अंबिकापुर या छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ये तस्वीरें नई नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी कई इलाकों में, खुद राजधानी रायपुर में ही ऐसी सड़कें बनाई गई, इतनी गुणवत्ताहीन कि जब सुबह उस पर झाड़ू लगाई गई, निगम के जो कर्मचारी थे उन्हीं ने जब झाड़ू लगाई तो सड़क उखड़ गई। यही तस्वीरें अब अंबिकापुर से भी सामने आई हैं। जिस गुणवत्ताहीन तरीके से सड़कें बनाई जा रही हैं, लगातार PWD, NHI, तमाम जो संस्थाएं हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जनता के प्रति जवाबदेही न सरकार की है, न अधिकारियों की है और न ही ठेकेदारों की है, जिसके चलते इस तरीके से गुणवत्ताहीन सड़कें बनाना, भ्रष्टाचार करना, घोटाले करना, ये छत्तीसगढ़ के लिए फिलहाल तो ये आम बात है। जी नहीं, किसी की जिम्मेदारी भी नहीं तय होगी कि नहीं होगी, ये तो ठेका दिया गया होगा ना। नेशनल हाईवे है,
केंद्र सरकार भी देख रही है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, कार्रवाई कब करेंगे, यही तो सवाल हम खड़े कर रहे हैं। आपने पूछा निश्चित तौर पर जब से तस्वीरें सामने आई हैं, तमाम जिम्मेदारों को फोन किया जा रहा है, कई लोगों के फोन बंद है, अधिकारियों के मंत्री की कोशिश की गई, जो पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री हैं प्रदेश के, उप मुख्यमंत्री भी वही हैं अरुण साहू, इनसे भी लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक ही जवाब मिल रहा है, मामले की जांच करा के कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये वही सरकारी जो कि हर घोटाले, हर गलती, भ्रष्टाचार है और उस पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं होती है। और जैसा कि मैं बता रहा हूं कि ये पहला मामला नहीं है जब अंबिकापुर में इस पर, में रायपुर शहर में भी इस तरीके की सड़कें बनाई गई जो कि चंद घंटों में ही फिर से उखड़कर लोग समेट के ले गए। कई जगह, कई गांवों को जब शहरों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री योजना के तहत सड़कें बनाई जाती हैं, उस दौरान भी ये तस्वीरें देखने को मिली है छत्तीसगढ़ में, जब इस तरीके की घटिया। बड़ी दिलचस्प बात आप बता रहे हैं कि हम अंबिकापुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं रायपुर में सड़कें बनती हैं, सुबह झाड़ू लगाओ तो सड़क की सड़क गायब हो जाती है, लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, लोग फोन नहीं उठा रहे, फोन स्विच ऑफ करके बैठे हुए हैं। कम से कम अब लोग जागें और जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तस्वीरें अंबिकापुर की जो हमने आपको दिखाई। महाराष्ट्र की 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के सदस्यों के चुनाव के बाद आज नतीजे घोषित किए जाने हैं, जिसके लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। कुल 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में एक बार फिर से अच्छी खबर। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के रुझान आने शुरू। रुझानों में महायुति 211 सीट पर आगे, रुझानों में बीजेपी 122, शिवसेना 54 सीट पर आगे। नगर निकाय चुनाव में एनसीपी को भी 35 सीट पर बढ़त। शुरुआती रुझान में महाविकास आघाड़ी 49 सीट पर आगे, कांग्रेस 32, शिवसेना यूबीटी 9 सीट पर आगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए नगर निकाय चुनाव महाराष्ट्र में अच्छी खबर जो हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव में रुझान शुरू हो गए आने। 211 सीटों पर महायुति आगे चल रही है, बीजेपी 122 सीट, शिवसेना 54 सीटों पर। नम्रता हमारे साथ जुड़ रही है। नम्रता, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और महायुति के लिए अच्छी खबर विधानसभा चुनाव के बाद। जी बिल्कुल आशीष, बीएमसी चुनाव नज़दीक है, उसके पहले नगर परिषद, नगर पंचायत के जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा रहे होंगे। महायुति में सबसे ज़्यादा जो फायदा होता दिखाई दे रहा है वो भाजपा को दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो 133 से भी ऊपर की तौर पर चल रही है। महाविकास आघाड़ी जो है वो इस चुनाव में कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। महाविकास आघाड़ी का अगर जिक्र करें तो कांग्रेस जो है वो बाकी दोनों सहयोगी पार्टियों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है काफ़ी ज़्यादा पीछे नजर आ रही है। लेकिन महायुति का अगर जिक्र करें हम यहाँ पर, तो भाजपा कई ऐसी जगहों पर भी बहुत ज्यादा आगे दिखाई दे रही है, कई ऐसी जगहों पर जीत हासिल कर रही है जहां पर पहले कांग्रेस या फिर शिवसेना की तरफ से जो कैंडिडेट है वो जीता करते थे। तो भाजपा के लिए ज्यादा खुशी की बात है, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। कुछ इलाकों में ऐसे भी सिचुएशन दिखाई दी जहां पर कैंडिडेट जो है महज 1 वोट से जीते हैं। चिपलून की बात करें जहां पर शिंदे की पार्टी का अच्छा खासा बोलबाला था, वहां पर भाजपा के कैंडिडेट जीत रहे हैं और 1 वोट से भी कैंडिडेट जीते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आगामी बीएमसी चुनाव है उसको ये चुनाव आईना दिखाता है और महाविकास आघाड़ी है उनको ज्यादा तैयारी करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो महायुति के पक्ष में आ रहे हैं। 288 जो पद है उस पर जो चुनाव हो रहे हैं, नगराध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं भाजपा आघाड़ी के तौर पर, और जश्न की तस्वीरें भी जो है वो पूरे महाराष्ट्र से सामने आनी शुरू हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी को एक बार फिर से थोड़ी सी कमर कसनी होगी। आगामी जो महानगर पालिका के चुनाव है उसमें उनको तैयारियां करनी होगी। फिलहाल भाजपा के लिए काफी ज्यादा खुशी की खबर है। रविंद्र चौहान जो हैं भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, उन पर जिम्मेदारी दी गई थी और जिसके चलते अब उनकी जिम्मेदारी का एक असर यहाँ पर देखने मिल रहा है। मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था कि जो है प्रदेश अध्यक्ष जो बने, ये जिस तरह की जीत अभी बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि क्या माना जाए, नीतियों की वजह से ये फायदा मिल रहा है, देवेंद्र फडणवीस साहब का, मुख्यमंत्री साहब का उनकी अपनी छवि का फायदा मिल रहा है, या नए प्रदेश अध्यक्ष का आपने जिक्र किया, तो ये इस तरह का नतीजा बीजेपी को मिलने के पीछे की वजह क्या है? महाविकास आघाड़ी इतना पीछे क्यों छूट रही है?
देखिए, एक बड़ी वजह ये भी है कि चुनाव 2 दिसंबर को हुए और 20 दिसंबर को हुए। जब 20 दिसंबर के पहले पिछले एक हफ्ते में रविंद्र चौहान कई ऐसे इलाकों का दौरा कर रहे थे और कई लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करते हुए नजर आए। तो जो महाविकास आघाड़ी के लोग हैं वो खुलकर जब भाजपा में शामिल हो रहे हैं, शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं, तो उसका फायदा यहाँ पर दिख रहा है। और इसका जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष को जरूर जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री चेहरा है, उनकी तरफ से प्रचार किया गया, लेकिन रविंद्र चौहान जिस तरह ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं फायदा जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो उनको भी श्रेय जरूर दिया जाता है। चिंता करने की बात महाविकास आघाड़ी की। नम्रता, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये जानकारी। महाराष्ट्र में सभी की दिलचस्पी होती है, बड़ा शहर है, फाइनेंशियल कैपिटल है, वहां पर अब जो हमने रुझान आ रहे थे वो बता रहे थे। सीधे चलते हैं, बड़ी खबर की बात करते हैं जो सुबह से हम आपको लगातार अरावली को लेकर बता रहे हैं। वो खबर जो देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि अगर 100 मीटर से कम पहाड़ की ऊंचाई है तो उसे अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। अब इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के लोगों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। अखिलेश यादव ने लोगों से अपील की है कि वो अरावली को बचाने की मुहिम से जुड़े। अखिलेश ने कहा है कि अरावली को बचाना विकल्प नहीं, संकल्प होना चाहिए। अरावली पहाड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध अखिलेश यादव ने दिल्ली के लोगों को चिट्ठी लिखी है, जो हम आपको बता रहे हैं। अरावली को बचाना विकल्प नहीं, संकल्प होना चाहिए, अखिलेश यादव ने अपील की है। दिल्ली की सुरक्षा कवच है अरावली, कहते हैं अखिलेश यादव। पहाड़ियां, अखिलेश यादव का बयान, उन्होंने कहा है कि यह संकल्प होना चाहिए कि हम अरावली को बचाएं। अरावली दिल्ली को प्रदूषण से बचाती है, अखिलेश यादव। अरावली नहीं रहेगी तो दिल्ली नहीं बचेगी, अखिलेश यादव ने अपनी चिट्ठी में दिल्ली के वासियों से अपील करते हुए ये सारी बातें लिखी। अखिलेश यादव ने, मैं फिर से बता दूं, उन्होंने कहा है कि यह संकल्प होना चाहिए, विकल्प नहीं कि अरावली को बचाया जाए। दिल्ली की सुरक्षा कवच है अरावली की पहाड़ियां, अखिलेश यादव चिट्ठी में लिखते हैं दिल्ली वासियों को। अरावली दिल्ली को प्रदूषण से बचाती है, बड़ी बातें अखिलेश यादव जिन्होंने इन बातों को रेखांकित किया है अपनी चिट्ठी में। अरावली नहीं रहेगी तो दिल्ली नहीं बचेगी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली एनसीआर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, लिहाजा लोग बाहर निकलें, अपनी इस जिम्मेदारी को समझें। और वो कहते हैं यह विकल्प नहीं है, यह संकल्प है। अखिलेश यादव की यह चिट्ठी, अरावली को बचाना है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से लोग निकले हैं। ये वकील जमात है, वकील हैं। एक तस्वीरों में उदयपुर राजस्थान में सिरोही की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग निकले हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। सड़क पर अरावली को बचाने की मुहिम चल रही है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल जयपुर में वकील सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया गया। राजस्थान के सिरोही में भी प्रदर्शन किया गया, जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अरावली बचाओ के नारे लग रहे हैं। अरावली को बचाने के लिए लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुग्राम में कल हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के आवास पर लोगों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाके से लोग प्रदर्शन करने के लिए गुरुग्राम पहुंचे थे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हरियाणा के मंत्री हैं राव नरबीर सिंह, उनके घर के बाहर की तस्वीरें हैं। आसपास के इलाकों से देखिए, छोटा सा बच्चा अपने हाथ में प्लेकार्ड लिए हुए, सेव अरावली सेव। अखिलेश यादव ने जैसे लोगों से अपील की, जनता खुद भी जागरूक है और अपना आक्रोश यहां पर दिखाने के लिए बाकायदा हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के आवास के बाहर पहुंचे हैं ताकि इस पर संज्ञान लिया जाए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे महिलाएं, पुरुष, बच्चे यहां पर अपने अपने हाथ में प्लेकार्ड्स लिए ये अपील कर रहे हैं कि अरावली को बचाया जाए। इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन जगह जगह चल रहा है। ये कि हम यहाँ खड़े हैं शांतिपूर्वक और हम चाहते हैं कि आम आदमी और हमारे जो नेता हैं, हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, वो ये सुने कि ये जो अरावलीज हैं ये जनता के हैं, ये पूरी कम्युनिटी के हैं, ये किसी कॉर्पोरेट के या किसी भी जुडिशरी के डिसीजन पे डिपेंडेंट नहीं है। और हम इसके लिए पूरा एंड तक लड़ेंगे, सिर्फ हम नहीं, ऐसे लाखों लाखों लोग हैं।
एंड अगर सुप्रीम कोर्ट को कुछ और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, वो हम सब यहाँ पे रेडी हैं, जिससे उनको और क्लैरिटी मिले इस मुद्दे के ऊपर कि ये जो उनका डिसीजन है उससे क्या हो सकता है, उसके कितने डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो हम इसीलिए आज यहाँ पर हैं। आज हम सारे लोग गुड़गांव के रेजिडेंट्स यहाँ पे सिटीजन्स आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो 20 नवंबर का ऑर्डर जो आया था, जिसमें वो बोल रहे थे कि 100 मीटर से जो ऊंची पहाड़ियां सिर्फ उनको अरावली माना जाएगा, उनसे छोटी हाइट की पहाड़ियां 90 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर, इनको अरावली क्षेत्र नहीं माना जाएगा। तो उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए और AQI और हमारे ग्राउंड वाटर टेबल के को बचाने के लिए हमारी दुहाई, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉरेस्ट मिनिस्टर राव नरवीर के दफ्तर के बाहर खड़े हैं और हम अपना साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि इस चीज का संज्ञान ले सरकार। अरावली के पूरे पहाड़ के परिभाषा को बदला गया है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि लगभग 100 मीटर से जो ऊपर की पहाड़ी होगी उसी को ही पहाड़ के की गिनती की जाएगी और बाकी का सारा जो एरिया है उसको माइनिंग के लिए खोल दिया जाएगा, जिसके तहत जो है लगभग 90% जो अरावली का जो रेंज है, जो 700 किलोमीटर की हम पूरा का पूरा अरावली है, उसमें लगभग 90% पहाड़ जो है उसके ऊपर एक खतरा है। सरकार ये अगर इसने इम्प्लीमेंट कर दिया तो इट इज डेथ नील फॉर अरावली। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास की है कि अरावली 100 मीटर के ऊपर ही है, नीचे नहीं है, उसको पीछे किया जाए और अरावली इसको प्रोटेक्शन दिया जाए। अब इस मसले से जुड़ी कुछ बड़ी बातों का जिक्र करते हैं। अरावली पर संकट क्यों है? ऊंचाई की सीमा तय किए जाने से अस्तित्व पर संकट है। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सिफारिश मान ली थी। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सिफारिश मानी, जो हम बता रहे हैं आपको। सिर्फ 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ को ही अरावली पर्वत माना जाएगा। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सिफारिश मानी। लगातार आपको बता रहे हैं, फिर से दोहरा दूं, क्या सिफारिश? 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली संरचना अरावली का हिस्सा नहीं होंगी। यह परिभाषा निर्धारित करी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सिर्फ 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ को ही अरावली पर्वत माना जाएगा, यानी 90% पहाड़ियां अरावली का हिस्सा नहीं होंगी। अवैध खनन का खतरा निश्चित तौर पर इससे बढ़ेगा। अरावली पर्वत श्रृंखला अहम क्यों है, यह आपको बताते हैं। रेगिस्तान और लू के खिलाफ दीवार का काम करती हैं। कुदरत की बनाई ग्रीन वॉल की तरह है अरावली की पहाड़ियां। दिल्ली, हरियाणा के उपजाऊ मैदानों की ओर बढ़ने से रोकती हैं, प्रदूषण से रक्षा करती हैं। दिल्ली NCR के फेफड़ों की तरह काम करती हैं। पहाड़ियां, जंगल, धूल भरी आंधियों को रोकते हैं। अरावली की पहाड़ियां जानलेवा प्रदूषण कम करने में बहुत बड़ी और अहम भूमिका भी निभाती हैं। अरावली की पहाड़ियां भूजल के लिए काफी अहम माना जाता है। चट्टानें बारिश का पानी जमीन में भेजकर भूजल रिचार्ज करती हैं। अरावली की ये पहाड़ियां हर लिहाज से कितनी अहम है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। भारतीय रेलवे ने किराया बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। 26 दिसंबर से भारतीय रेलवे का किराया बढ़ेगा। जनरल क्लास के लिए 1 पैसा प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया गया है और 215 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा पर यह बढ़ा हुआ किराया देना होगा। मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा किया गया है। जिनके पास मंथली पास है उस किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। किराया बढ़ाने से रेलवे को हर साल 600 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेलवे ने अपने बढ़े हुए किराए का ऐलान कर दिया है। एक बार फिर ट्रेनों का किराया बढ़ाया गया है। आम आदमी के लिए सफर थोड़ा सा महंगा हो गया है। जनरल क्लास के लिए 1 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ाया गया है और जिनके पास मंथली पास है, जो मंथली टिकट का इस्तेमाल करते हैं, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा बढ़े हुए किराए का। इसके अलावा मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा किया गया है। 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर यह बढ़े हुए किराए का भुगतान करना होगा। इससे रेलवे को 600 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी हर साल। अहमद बिलाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अहमद बिलाल, 26 तारीख इस महीने की जब आम नागरिक को ज्यादा पैसा देना होगा इस किराए के लिए, रेलवे के सफर के लिए।
जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि रेलवे ने 6 महीने के अंदर फिर से एक बार यात्री किराए में बढ़ोतरी की है। 26 दिसंबर से ये बढ़े हुए किराए जो है वो लागू हो जाएंगे और आपको बता दें कि 215 किलोमीटर से अधिक जो दूरी होगी यात्री तय करेंगे उसकी ऑर्डिनरी क्लास में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की वृद्धि होगी। वही मेल एक्सप्रेस नॉन एसी जो क्लास होगी उसमें 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि होगी। एसी क्लास में भी 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि जो है वो होगी। अब आपको बता दें कि जो रेलवे ने तर्क दिया है इस बढ़े हुए किराए के पीछे, रेलवे का कहना है कि इस बदले हुए फेयर स्ट्रक्चर से इस साल यानी कि ये जो करंट जो फिस्कल ईयर चल रहा है उसमें रेलवे को 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जो लागत है वो होने की संभावना है, क्योंकि रेलवे का ये मानना है कि जो उसकी लागत यानी कि चाहे मानव संसाधन लागत कह ले या फिर पेंशन लागत कह ले, वो काफी बढ़ करके इस 2024-25 साल में 2,63,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है और इस लागत को जो है व्यय करने के लिए, संभालने के लिए रेलवे जो है वो अपने फेयर स्ट्रक्चर में बदलने जा रहा है। अब इसके अलावा आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से जो ऑर्डिनरी क्लास है उसमें 215 किलोमीटर की एक लिमिट रखी गई है, यानी कि 215 किलोमीटर से नीचे की यात्रा अगर यात्री करते हैं तो उनकी किराए में कोई वृद्धि नहीं होगी, लेकिन उससे ऊपर की अगर वो यात्रा करते हैं तो उनको 1 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से उनका किराया बढ़ा हुआ होगा। इसी तरीके से 500 किलोमीटर की जो नॉन एसी यात्रा होगी उस पर आप मान के चलिए कि यात्रियों को 10 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो देने होंगे। आपको साथ में ये भी बता दूं कि बीते महीने 1 जुलाई से भी जो है रेलवे ने अपने किराए में बढ़ोतरी की थी और जो मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों के जो नॉन एसी कोच के किराए हैं उसमें भी उस वक्त 1 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई थी और एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर की किराए में जो है वो वृद्धि की गई थी। तो 6 महीने के अंदर जो है रेलवे ने 2 बार जो है उसमें किराए में तो 6 महीने में दूसरी बार ये किराया बढ़ाया गया है। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, यूपी बीजेपी संगठन की बैठक शुरू हो चुकी है। लखनऊ में बीजेपी की इस बैठक में एसआईआर पर चर्चा चल रही है। बैठक में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही दोनों ही उप मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआईआर को लेकर होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री मौजूद हैं, दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद हैं और साथ ही यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी भी हैं और इसके अलावा बीएलओ भी यहां बुलाए गए हैं इस बैठक में और इस बैठक में एसआईआर पर चर्चा शुरू हो चुकी है। के निर्देशों के अनुरूप हम सब कार्यकर्ता शुचितापूर्ण पारदर्शितापूर्ण मतदाता सूची बने, उसके लिए हम भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत काम कर रहे हैं और हम सबकी भी जिम्मेदारी, आपकी भी जिम्मेदारी है कि शुचिता पारदर्शितापूर्ण सूची बने। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बहुत आवश्यक है। विपक्ष परेशान इसलिए है कि बिहार में जंगल राज को बिहार ने नकार दिया और इनको लगता है, इनके आभास हो गया है खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया को कि बिहार के तेजस्वी के जंगल राज को, लालू यादव के जंगल राज को जिस ढंग से बिहार की जनता ने रिजेक्ट किया, उत्तर प्रदेश के गुंडाराज समाजवादी पार्टी के और गुंडाराज जंगल राज समाजवादी पार्टी का जो 4 रिजिम इनकी सरकार रही है, वो उत्तर प्रदेश के लोग कभी भी समाजवादी पार्टी के जंगल राज और गुंडाराज को स्वीकार नहीं करेंगे। इनको आभास हो गया, ये हार का बहाना अभी से ढूंढ रहे हैं और इनकी दाल अब उत्तर प्रदेश में गलने वाली नहीं है। ये तो सरकार हम उनको सरकार है 2027 में सपा की बनने वाली है और जनता नकारने वाली है। अभी देखे रहो, 27 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और इनकी दुकानदारी ठप होने वाली है। नीतीश हमारे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं इसी बैठक पर अधिक जानकारी के साथ। नीतीश, बैठक शुरू हो चुकी है, अभी वहां पर क्या हलचल, क्या तस्वीरें आई सामने अब तक? सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। पहले आपको हम ये गेट के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बैठक अंदर शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही अगर बात करें तो यूपी के मुखिया सीएम योगी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य जो पदाधिकारी हैं वो पहुँच चुके हैं और मंत्री विधायक सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आपको बता दें। और जो लोग यहाँ पर अभी पहुंच रहे हैं लगातार इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस हाल में बैठक चल रही है, बैठक की शुरुआत हो चुकी है और जिस तरह से आने वाले दिनों में अगर बात करें तो 2027 का चुनाव है, पंचायत चुनाव है और इसके अलावा अगर बात करें तो एमएलसी का चुनाव है, उन सब
चुनावों को लेकर यहाँ पर रणनीति तय की जा रही है और जो कार्यकर्ता और सवाल नहीं की पहचान की जा रही है, नहीं घुसपैठियों की पहचान किया जाएगा, डुप्लीकेट लोगों की पहचान किया जाएगा, जो अब नहीं रहे धराधाम पर उनकी भी पहचान किया जाएगा। अब वोट की लूट करने का युग समाप्त होना चाहिए। चुनाव आयोग ने जो कार्य शुरू किया है उसको सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर पर इस जाड़े के महीने में भी पसीना बहा रहा है और मेहनत कर रहा है। इसके कारण से मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। 2027 में समाजवादी पार्टी सफाई तक सीमित रह जाएगी। धन्यवाद। केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना कि घुसपैठियों की पहचान होगी और सही नागरिक ही वोट दे पाएगा। इसी के लिए एसआईआर प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। और नीतीश पांडे हमारे सहयोगी लगातार जुड़े। नीतीश, यहां पर दोनों ही डिप्टी सीएम ये कहते हुए नजर आए कि 2027 में सुपड़ा साफ हो जाएगा समाजवादी पार्टी का। जी, जिस तरह से ये बैठक यहाँ पर आयोजित की जा रही है, जिस तरह से बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक को ले रहे हैं और खास तौर पे अगर बात करें तो दोनों डिप्टी सीएम और यूपी के सीएम इस बैठक में मौजूद हैं, तो आने वाले दिनों में किस तरह से रणनीति तैयार हो, किस तरह से कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाए, इन सारे विषयों पर तो चर्चा है। लेकिन खास तौर पर जो BLA को बुलाया गया है, यानी बूथ लेवल एजेंट को जो बुलाया गया है, उनको लेकर खास तैयारी यहाँ पर है, क्योंकि SIR से संबंधी पिछले दिनों जो बयान आए थे, मुख्यमंत्री के भी बयान आए थे कि किस तरह से और कहीं तैयारी में कोई कोताही ना हो, इसीलिए बैठक की जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए।